यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स 28 मई 2023 को शेड्यूल्ड है। इट मीन्स आपके पास अब लगभग 30 दिन है। अब इन 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स सिक्योर हो सके आपका। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग सभी जानते हैं वो है रिवीजन, दूसरा स्टेप है मॉक टेस्ट और तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। रिवीजन किसका? रिवीजन सिर्फ बेसिक्स का। एनसीईआरटी के नोट्स आपने बना रखे हैं तो उसका रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन, और जो पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के बेसिक बुक्स हैं उनको रिवाइज करना। कोई भी नया मटेरियल आपको इस वक्त पिक नहीं करना है और बस बेसिक बुक्स का रिवीजन करना है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सभी कर रहे होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है और खुद पे ये शक हो रहा है कि आपको एग्जाम में अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर। कई बार होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मॉक टेस्ट को काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रिपेयर करते हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इससे आपके मार्क्स कम होते हैं। आप जब एक्चुअल पेपर सॉल्व कीजिएगा यूपीएससी का, तब आपको अपनी तैयारी की रियलिटी समझ में आएगी कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपको पहले तो हेल्प करेंगे अपने रिवीजन को कंफर्म करने के लिए कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा तो वो एक्चुअली में सॉल्व होने लगेंगे, इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। दूसरा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 2022 में लगभग 27 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड मिलेगा, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चंस के कुछ पार्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन से मिला के एक क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो वही हैं, कई सालों से चल रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस मिला के पूछे जा रहे हैं। केवल डिफरेंस हो जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मिले हुए होते हैं। जैसे कि अगर आपको पॉलिटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे फंडामेंटल राइट पे, तो कोई करंट अफेयर में कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है फंडामेंटल राइट पे, तो उस पर क्वेश्चन आएगा और कुछ उसमें आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हो गए, पार्लियामेंट के पावर्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन 30 दिनों में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रॉपर स्लीप लीजिए, अपना रूटीन फॉलो कीजिए, किसी भी एक्स्ट्रा डिस्कशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अब देखते हैं कि किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे पूछे गए हैं या मनी बिल पे पूछे गए हैं या फिर प्रेसिडेंट के पावर पे पूछे गए हैं। उसको सॉल्व करने पे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, बाकी किसी बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत नहीं होती है। तो ये रॉन्ग हो गया। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. A constitution amendment bill must be passed by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct? अब देखिए 2012 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था बट ऑन ज्वाइंट सिटिंग। क्वेश्चन था, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of ordinary legislation, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ज्वाइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में होती है, इन दोनों में नहीं होती है। ये थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे आप 2012 का तो देखेंगे कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। जब बिल दोनों ही हाउस पास कर देते हैं, चूंकि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई रास्ता नहीं होता है उसको
एसेंट देने के अलावा। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाता है। सो आंसर होगा 2 एंड 3। 2013 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन राज्यसभा के। While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. Which of the statements given above are correct? 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, who among the following have a right to vote in the vice presidential election but not in the presidential election? Ministers who are not members of either house of the parliament, elected members of the upper house of the states, nominated members of the parliament who abstain from all meetings of the house for a period of 60 days without permission of the house. नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। आंसर होगा सी। 1988 में पूछा गया था, जो कि आपको 2013 में हेल्प करेगा, जिससे कि ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, बट डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं। सो आंसर विल बी 2 ओनली। नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पार्ट 4 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए 1979 में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन Part 1 of the Constitution, Part 2 of the Constitution, Part 3 of the Constitution, Part 4 of the Constitution. आंसर है D, Part 4 of the Constitution. So Part 4 में directive principles है. They shall be enforceable by courts. They shall not be enforceable by any court. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. Which select the correct answer using the code given below. पूछा गया है 2020 में। 2015 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोड। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी 2 and 3। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नॉट जस्ट इन पॉलिटी बट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अगर आपको और एनालिसिस की वीडियोस चाहिएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सॉल्व करना है 1979 से लेकर 2021 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, आई हैव मेड अ कंपाइलेशन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। कीप रिवाइजिंग एंड कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।